अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसी जनरेटर का। और एसी जनरेटर को टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा मोशनल ईएमएफ को कि व्हाट इज़ मोशनल ईएमएफ। ठीक है जी। तो अगर हम स्टार्ट लें मोशनल ईएमएफ से तो हमें रिकॉल करना होगा एक टॉपिक जो हमने पढ़ा था, फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो कुछ इस तरह था कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह की, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब दूसरा पोल है इसका साउथ पोल है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर इसके बीच में एक कंडक्टर हमने ला के रख दिया, ठीक है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी। ये मेरा कंडक्टर है, इसके ऊपर से लगेगी फोर्स, ठीक है। कब फोर्स लगेगी? जब इसमें से क्या गुजरेगा? करंट गुजरेगा, ठीक है। तो एक करंट की डायरेक्शन होगी कि करंट किस डायरेक्शन में गुजर रहा है, एक फोर्स की डायरेक्शन होगी, और एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। टोटल कितनी चीज़ें हो गई? तीन चीज़ें हो गई। तो तीन चीज़ों को हम अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझें तो आपको पता है कि हम इसको तीन एक्सेस में डिवाइड कर देते हैं, एक, दो और तीन। इस तरह तीन एक्सेस में डिवाइड कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है किसको? ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वाली डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। तो ये वाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी किसको? फोर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन हिस्सों में हम इसको लेकर जा सकते हैं। ये न्यू चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर एसी जनरेटर का टॉपिक है, ठीक है। अब ये आपने दूसरा ही टॉपिक 14 चैप्टर के अंदर ये आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जब करंट इसमें से गुजरता है तो इसके ऊपर फोर्स लगती है और इस डायरेक्शन में इसको फेंकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इसका रिवर्स फिनोमिना भी तो हो सकता है। रिवर्स फिनोमिना क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी में करंट गुजार रहा हूँ, ठीक है, किसी कंडक्टर में से, तो मुझे क्या मिल रही है? मुझे फोर्स मिल रही है। इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है, यानी कि ये मूव हो रहा है, ये मोशन में आ रहा है, ये मोशन में आ रहा है। फोर्स का मतलब ये हरकत में आ रहा है। फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये मोशन में आ रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में खुद किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊँ, मोशन करवाऊँ, यानी कि फोर्स लगाऊँ उसके ऊपर, तो फिर मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा? फिर मुझे आउटपुट के ऊपर करंट मिलेगा, यानी कि मोशनल ईएमएफ मिलेगी। ईएमएफ भी बोल सकते हैं, उसको करंट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट गुजरे किसी कंडक्टर में से तो फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएं, आप कंडक्टर को मूव कराएं, खुद से मूव कराऊं, मैं हाथ से पकड़ के इसको लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन मूव कराने लग जाऊं, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ मोशनल ईएमएफ। कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को मूव करवाया जाए फोर्स के थ्रू, तो उसकी वजह से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है उस कंडक्टर में, उस कंडक्टर में से करंट गुजरने लगता है। यही डेफिनेशन सामने लिखी हुई भी है। If a straight conductor is moved across a magnetic field, an EMF produced across the ends of this conductor. This EMF is called motional EMF. ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन की, कि इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो हमने कंसीडर किया अ स्ट्रेट कंडक्टर ए बी। मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ कर लिया इस तरह। कंडक्टर जो है वो ए बी है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। ए बी ऑफ लेंथ एल मूव अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, और इसमें इसको मूव करवा रहे हैं विद वेलोसिटी, यानी कि जब मैं मूव करवाऊंगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी दूंगा, विद वेलोसिटी वी। वेलोसिटी वी के साथ मैं इसको मूव करवा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी में। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? बी है, ठीक है। फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्टर क्यूब, मूविंग इन अ कंडक्टर क्यूब फाइंड बाय द गिवन फार्मूला। अच्छा, फोर्स जो लग रही होगी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो आप जानते हैं। रयान साजिद, हाँ आपके मैसेज आ रहे हैं सर, आवाज़ बहुत फट रही है। क्यों भाई, खैरियत? यहाँ से तो ओके सब। अच्छा जी, अब जो है
हमने जो फार्मूला ड्राइव करना है फोर्स का, जो फोर्स का फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, वो क्या है कि फोर्स जो लगती है किसी एक चार्ज के ऊपर वो बराबर होती है ई वी वी साइन ऑफ थीटा। और टोटल चार्जेस जितने भी, अगर उन सब के लिए फोर्स मालूम करनी है तो टोटल चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। यानी कि जो फोर्स का फार्मूला है जो लग रही होगी कंडक्टर के ऊपर मौजूद चार्जेस के ऊपर, वो होगी क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, हमें तो यहाँ पे इमोशनल ईएमएफ यानी कि वोल्टेज का फार्मूला ड्राइव करना है। वोल्टेज का फार्मूला अगर आप ड्राइव करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज का जो फार्मूला है वो एक्चुअल में वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो हम जो वोल्टेज का फार्मूला लिखने के लिए जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का या इमोशनल ईएमएफ कह लो उसे, उसका फार्मूला क्या होता है, वर्क कितना हो रहा है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है। तो इसको लिखते कैसे, वर्क डन को अगर मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करूँगा, क्यू से। ठीक है जी। इतना ही, जितना वर्क डन चार्ज के ऊपर होगा उतना ही क्या होगा, आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ईएमएफ में जो वर्क है इसकी जगह मैं रख सकता हूँ एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह तो एफ आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं रखूँगा एल, क्योंकि चार्ज आपका कितना डिस्प्लेस हो सकता है, जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही डिस्प्लेस हो सकता है, उससे ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने रख दिया एफ एल डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है। बट आप इक्वेशन 1 से एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं, एफ किसके बराबर है, क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा। तो इसको उठा के इसमें पुट कर देते हैं तो मेरे पास ईएमएफ क्या बन जाएगी, ईएमएफ हो जाएगी, फोर्स की जगह आ गया क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा इंटू एल डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू से क्यू को कैंसिल कर दें, इमोशनल ईएमएफ का फार्मूला हो जाएगा वी वी एल साइन ऑफ थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होगा, यानी कि हम उस पर फोर्स लगाएंगे, तो उस फोर्स की वजह से उसके अंदर ईएमएफ वोल्टेजेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और वो वोल्टेजेस जो है उनका फार्मूला होगा वी बी एल साइन थीटा। और डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे, डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, क्लियर है। अगर ये आप लोगों को क्लियर है, नहीं है और मसला आ रहा है, तो फिर आपका जो चैप्टर नंबर 14 के अंदर टॉपिक नंबर 2 था उसमें मसला है, क्योंकि ये मैंने वहीं से करा, उसका रिवर्स फिनोमेना है। क्योंकि देखे ना, वहाँ पर ये हो रहा था कि करंट गुजर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स लग रही थी। यहाँ पर क्या है, फोर्स लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि हम मूव करवा रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इमोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। तो एक तरह से दोनों जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल या रिवर्स ऑर्डर कह सकते हैं। ये दो चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो तीसरी चीज़ आपको मिलेगी। तो जैसे करंट और मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो फोर्स आपको मिलेगी, और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो करंट आपको मिलेगी। ठीक है जी। दिस इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ की जो पॉसिबल डायरेक्शन है वो दो हो गई। दो क्यों हो गई, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर इस तरह मूव करवा रहा हूँ मैं, तो करंट अपर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को इस तरह मूव करवा रहा हूँ तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ कंडक्टर, मतलब उधर लेके जा रहा हूँ, बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव करंट मान लेते होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो ऊपर की तरफ करंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर करंट के प्रोड्यूस होने की। अगर मेरा जो कंडक्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। अब आगे चलते हैं। इसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हुए आपका एक साइंटिस्ट जिसका नाम निकोला टेस्ला था, उसने जो है वो बना लिया एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस
विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे करती है? इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल के अराउंड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। यानी कि आपने जो है वो कंडक्टर को मूव करवाना है, कहाँ पर मूव करवाना है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करवाना है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस होगी? उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है जी, ये ऑलरेडी आपको फैराडे बता चुका था। अब एसेंशियल पार्ट क्या क्या है एक एसी जनरेटर के? एक एसी जनरेटर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? एसी जनरेटर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो डायग्राम के अंदर आपको नज़र आएंगी कि कार्बन के ब्रशेस होते हैं, स्लिपरिंग होती है। खैर लोड रेजिस्टेंस तो ये आउटपुट के लिए दिखाया है। एक आपका आर्मेचर होता है, ये आपका आर्मेचर होता है जो कि कॉइल होता है, घूम रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो आपके जो एसेंशियल पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल से जनरेट हो रहे हैं। आर्मेचर एक कॉइल है, इस तरह का कॉइल है जो कि इस फील्ड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और स्लिपरिंग और कार्बन ब्रशेस है, स्लिपरिंग ये दोनों कहलाते हैं और कार्बन ब्रशेस यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट स्लाइड लेकर आऊँ? ये थी पहली स्लाइड। अभी आपको जो है ना वो वीडियो से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, तो ज़रा मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, वीडियो शेयर हो रही है स्क्रीन पे। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखें क्योंकि इसके अंदर उसने बाकायदा एनिमेशन के थ्रू समझाया है ना, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझाना। अच्छा जी, अब इसमें देखें ये वर्किंग है। एसी जनरेटर के एक स्लिप रिंग है ना, वहाँ से उन्होंने एक टर्मिनल कनेक्ट करवा दिया पॉजिटिव की साइड, मतलब रेड वाली केबल पे गैल्वानोमीटर के, और दूसरी तरफ ब्लैक वाली केबल पे कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, और ये आर्मेचर है आपका और ये मैग्नेटिक फील्ड है। निकोला टेस्ला जो था वो साइंटिस्ट था जिसने एसी जनरेटर जो है वो बनाया था। और एसी जनरेटर की डिफ्लेक्शन जो है वो फिनोमेना जो है उसका फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है कि किसी भी कॉइल के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगी। और डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कौन कौन सा एसेंशियल पार्ट है ये एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये फील्ड मैग्नेट लेकर आए हैं, फील्ड मैग्नेट। ठीक है, जिसके अराउंड जो है वो आपका आर्मेचर मूव करेगा। ठीक है, और स्लिपरिंग होगी, स्लिपरिंग जिस पे आपके जो आर्मेचर है उसके जो एंड्स हैं वो कनेक्ट होंगे और वो मूव करेंगे, और कार्बन के ब्रशेस होंगे। मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर और कार्बन के ब्रशेस। ये स्लिपरिंग है। ठीक है, ये कार्बन के ब्रशेस हैं। सारी चीज़ें बता रहे हैं जो मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसके अंदर करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है? ठीक है, देखिए फोर्स तो आपने लगानी होगी, यानी कॉइल को तो मैंने घुमाना होगा। ठीक है, गैल्वानोमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया इस कार्बन के ब्रशेस से, दोनों एंड जो कार्बन के ब्रशेस है वहाँ से गैल्वानोमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब फोर्स लगा के मैं इस कॉइल को रोटेट करवाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस दूसरे एंड से मैं इसको एक वो ले लेता हूँ हैंडल, और हैंडल से मैं इसको मूव करवाता हूँ। ठीक है, तो जब ये इस तरफ क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पॉजिटिव करंट फ्लो होगा, देन दूसरी डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो, यानी कि इसको जब एक रोटेशन देंगे, यूँ मान लें कि हम इसको रोटेशन देंगे 0 से 180 तक। जब 0 से 180 मेरा कॉइल घूमेगा तो पॉजिटिव करंट जाके वापसी आएगा, और जब 180 से 360 घूमेगा तो नेगेटिव करंट जाके वापसी आएगा। ये कैसे होगा? ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए ये बता रहा है करंट किस तरह प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करिए, और करंट इस तरह साइकिल साइनोसाइडल साइकिल की सूरत में प्रोड्यूस होगा। galvanometer connected in the external circuit.
Due to change in the relative position of the armature coil, the direction of the current flowing in each arm of the armature coil keeps on changing, and hence the current so obtained is alternating current. To understand the generation of alternating current more clearly, let us mark one arm of the armature as green अब and ज़रा the यहाँ पे other as ध्यान दें, दो आर्मेचर हैं, ठीक है ना। आर्मेचर से मुराद यहाँ है, यहाँ पर जो कॉयल है मेरे पास दो हिस्सों में टूट सकता है। जैसे एक, जैसे हमने कहा था करंट एक यहाँ से फ्लो हो रहा होगा और एक यहाँ से जा रहा है, तो वहाँ से आ रहा है। जब हम बना रहे थे रोटेशन उसकी पढ़ रहे थे, टॉर्क ऑन अ कॉयल जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने भी यहाँ पे दो हिस्सों में इसको ब्रेक कर दिया। ये नीचे वाला हो गया, ठीक है, और ये ऊपर वाला हो गया आर्मेचर। aspect. अब क्या As होगा, per the Fleming's right-hand rule, the direction of current in the arm marked as green is outward, and in the arm marked देखो जो ग्रीन वाला है ना आपका, ग्रीन वाला अगर इसके अंदर आप चेक करें, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। और जो पिंक वाला है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायरेक्शन इनकी अलग है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, pink ठीक is है। in तो after डायरेक्शन ऑफ करंट rotating भी अलग अलग outward इंट्रोड्यूस in होगी। एक तरफ से anti-clockwise करंट जा रहा होगा तो एक तरफ से आ रहा होगा। इस तरह सिचुएशन होगी जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ये। direction. The direction of current in green arm becomes inward, and that in the pink arm becomes outward. Thus, after every half turn, the हर direction of current हर अगली changes, साइकिल के ऊपर उल्टा and हो as जाएगा। a result, alternating हर current is उल्टी साइकिल पे generated. कह रहा है क्या हो जाएगा, If we plot उल्टा a हो graph जाएगा। between the induced EMF ग्राफ अगर बनाना चाहें तो क्या होगा, and देखिए time, ग्राफ भी बना we चुका। will जब observe जीरो that था, the इनिशियली एट जीरो लेवल पे जीरो था, जैसे हमने आर्मेचर को मूव करवाया, आर्मेचर के मूव होने से करंट जो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो induced EMF इंट्रोड्यूस हुआ। जब वो वापसी 180 डिग्री घूम गया, करंट दोबारा जीरो पे आ गया। एंड देन shows cycles अगेन जब वो दूसरी immediately. तरफ घुमा वाला It कॉइल, can be इधर से seen ऊपर from वाला the कॉइल graph रिवर्स, that the तो ये एंड सो direction ऑन, of the मतलब इसी current तरह एक keeps on कंटिन्यूसली changing with चलता time, रहेगा। which again नेगेटिव alternating साइकिल nature आपको of induced अल्टरनेटिंग current. करंट मिलती रहेगी। क्योंकि हर बार जो है ना, जो कॉइल है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहला वाला कॉइल उस तरफ आ जाता है और दूसरा वाला कॉइल उधर चले जाता है, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाती है आपकी, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो अब इसी को ज़रा यहाँ पे भी देख लेंगे नज़र। देखें यहाँ पर क्या है कि टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर वी कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली द प्लेन कॉइल इज एट वर्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो। अभी वो वर्टिकली रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं है। नाउ द कॉइल स्टार्ट टू रोटेट क्लॉकवाइज, देन मैं उसको क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करता हूँ। अब ज़ीरो से ज़ीरो से 90 डिग्री की ड्यूरेशन में जब वो घूम रहा होगा कॉइल, आप कॉइल को दिमाग में रखें या रजिस्टर को देख लें कि रजिस्टर को आपने ज़मीन पे रखा हुआ है और उठा के आप उसको 90 डिग्री पे लेकर आ चुके हैं रजिस्टर को अपने। तो 0 से 90 डिग्री में जो पहली वेव साइकिल बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी कि आपका करंट इस तरह इम्प्रूव हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। अब द रेट ऑफ फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि फ्लक्स उसको बढ़ता हुआ मिलेगा। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ अ कॉइल फ्रॉम 90 टू 180, जब मैं उस कॉइल को वापसी नीचे लेके आ रहा हूँ उस मैग्नेटिक फील्ड में, वापसी जनरली मैग्नेटिक फील्ड की हाईएस्ट पॉइंट पे लेके गया और वापसी लोएस्ट पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ, दोबारा कॉइल को घुमा रहा हूँ, तो अब 90 से 180 के ड्यूरेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। इंड्यूस ईएमएफ भी डिक्रीज़ हो रही होगी, इंड्यूस ईएमएफ भी डिक्रीज़ हो रही होगी। विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो इंड्यूस ईएमएफ नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। एंड इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ रोटेशन, ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ रोटेशन भी यही होगा, लेकिन कॉइल चेंज हो चुका होगा, वाला कॉइल उस तरफ होगा या वाला कॉइल इधर होगा, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी, तो इसलिए वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहली मरतबा पॉजिटिव साइकिल आएगी तो अगली मरतबा नेगेटिव साइकिल आएगी, क्योंकि रोटेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से ना, वो जो मैंने आपको बताया था, रोटेशन अगर उल्टी हो जाए तो करंट भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अपवर्ड करंट के बजाय डाउनवर्ड करंट फ्लो होने लगेगा। तो आपको एक साइकिल मिलेगी कहाँ से, 0 से लेके 90 डिग्री, 90 से डिग्री से लेके 180 डिग्री, और फिर 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, और फिर 270 से लेके 360 डिग्री। तो ये चार कॉइल की पोजीशन होगी। 0 से 90 के ऊपर कॉइल की पोजीशन क्या होगी, इस तरह रखा हुआ था कॉइल, इस तरह हो जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। फिर 90 डिग्री से घूम के दोबारा 180 पे चलाएगा तो वापसी ऐसा हो जाएगा। फिर 90 डिग्री 260 पे जाएगा, 270 पे, और फिर दोबारा 360 पे, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। कॉइल की पोजीशन चेंज हो रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा इसके डेरिवेशनल वर्क की बात करते हैं कि मुझे फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला क्या होगा मोशनल ईएमएफ का जो प्रोड्यूस हो रही है कॉइल में। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लें कि यहाँ पर एक कॉइल नहीं, एक कंडक्टर नहीं है, दो कंडक्टर हैं। एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, क्योंकि मैंने कॉइल को रखा है मैग्नेटिक फील्ड में।
ये अगर इसकी लेंथ है तो ये भी इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ बी। और यहाँ से मैंने इसको फिक्स करा हुआ है, घुमा रहा हूँ मैं यहाँ से पकड़ के मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो जो रेडियस माना जाएगा घूमने का, जो रेडियस होता है, रेडियस होगा बी डिवाइडेड बाई टू, बी डिवाइडेड बाई टू। जैसे को कॉइल में था, अगर आपको याद हो, कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होना, कॉइल के अंदर हम रेडियस लेते थे बी डिवाइड बाई टू। और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर ये लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है, ये भी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो हमने क्या कहा, consider an AC generator having a coil area A and n number of turns in its coil। coil के अंदर n number of turns है, बहुत सारे coil इस तरह के हैं। coil is rotating with the angular speed of omega। जिस स्पीड से वो घूम रहा है, एंगुलर स्पीड हमने उसको ओमेगा मान लिया। we know that when a conductor moves in a magnetic field, जब भी कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अभी पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा था, विच कैन फाइंड बाय बी एल वी साइन थीटा। और जिसका जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो, क्या था, बी एल वी साइन थीटा। एसी जनरेटर में ऐसे दो कंडक्टर मूव हो रहे हैं, ये कंडक्टर है जो एसी जनरेटर में मूव हो रहा है और एक ये कंडक्टर है जो मूव हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो एक इस कॉइल की वजह से होगी और एक इस कंडक्टर की वजह से होगी और इस कंडक्टर की वजह से होगी। तो जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगी वो मैं कह सकता हूँ बराबर होगी एक बी एल वी साइन थीटा प्लस दोबारा बी एल वी साइन थीटा। क्योंकि एक कंडक्टर की जो फील्ड है उसका फार्मूला ये, क्योंकि दो हैं तो दो का फार्मूला ये, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, एक जैसा घूम रहा है, तो इसीलिए सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो ईएमएफ का फार्मूला बन जाएगा टू बी एल वी साइन ऑफ थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम ये काम कर रहे हैं तो ईएमएफ का फार्मूला हो जाएगा टू एन बी एल वी साइन ऑफ थीटा। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं अगर हम उनको एक्सप्लेन करें तो v यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आप जानते हैं, v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, l जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ अ कॉयल है, ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ओमेगा कैसे लेकर आ सकते हैं, हम ओमेगा लेकर आ सकते हैं इस रिलेशन से, अगर आपको याद हो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और वो बराबर होती है चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा टी के बराबर होगा। तो जहाँ पर थीटा आ रहा है वहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, ओमेगा टाइम्स टी। तो देखें ये जो फार्मूला है ईएमएफ का, ईएमएफ इज इक्वल टू टू एन वी एल साइन थीटा, थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ ओमेगा टी। ठीक है जी। अच्छा, अब रेडियस की अगर बात करें तो कह रहे हैं रेडियस जो घूम रहा है जिस एक्सिस के, अगर टोटल ब्रेथ विद जो है वो उसकी बी है या डब्ल्यू कह लो, जो भी कह लो, तो जो रेडियस ऑफ कॉयल होगा वो बी अपॉन टू होगा, आधा होगा। ये तो उसका डायमीटर है तो डायमीटर को टू से डिवाइड करें, रेडियस बनता है, रेडियस उसका आधा हो जाएगा। अब ज़रा चलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। चैप्टर नंबर 5 या 6, चैप्टर नंबर, हाँ 5 के अंदर हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज़, बल्कि 4 के अंदर पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद। तो आपको याद हो वहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था किसका, कि जो वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी वो बराबर होती है ओमेगा टाइम्स आर के। आर रेडियस होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी ओमेगा, एज इट इज़ रखा, रेडियस यहाँ पे क्या है, बी अपॉन टू, तो रेडियस की जगह मैंने रख दिया बी अपॉन टू। पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं कर यही है, वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको उठा के हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में ईएमएफ वाली, जो इक्वेशन 1 कहा था हमने। तो ईएमएफ बराबर हो जाएगी किसके, टू वी बी एल साइन ओमेगा टी। तो ये जो वेलोसिटी आ रही है ना, इस वेलोसिटी की जगह मैं क्या रख दूंगा, इस वेलोसिटी की जगह मैं रख दूंगा जो मैंने अभी निकाला है बी अपॉन टू, बी अपॉन टू, टू से टू कैंसिल कर दें, ठीक है। अच्छा, एन भी आ रहा था, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यहाँ पे एन भी मौजूद था, ठीक है। तो मेरे पास ई एम एफ बराबर हो जाएगी एन कैपिटल बी स्मॉल बी एल साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो ब्रेथ इनटू लेंथ है ये मिलके क्या बना रहे हैं, एरिया बना रहे हैं। ई एम एफ बराबर हो जाएगी एन बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपने ईएमएफ का फार्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। सॉरी, ओमेगा तो मैं खा रहा हूँ सब जगह से, कोई बता ही नहीं रहा, ओमेगा तो लगाते जाओ, ओमेगा भी आएगा, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, ई एम एफ इज इक्वल टू नवाब लिख देते हैं, एन ए डब्ल्यू बी, नवाब साइन
ओमेगा टी। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया मोशनल ईएमएफ का जो एसी जनरेटर के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ मुझे मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, तो देखो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए सिर्फ साइन को मैक्सिमम कर सकते हैं, और साइन मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पर ओमेगा टी की जगह आ जाए 90, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर होता है, 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो अगर ईएमएफ को आप मैक्सिमम चाहते हैं तो आप कहेंगे कि ओमेगा टी जो है वो 90 के बराबर हो जाए, तो साइन 90 1 के बराबर हो जाए। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास ई मैक्स का आंसर चाहिए, तो ई मैक्स का आंसर क्या होगा, एन ए डब्ल्यू बी। साइन थीटा आएगा ही नहीं। साइन थीटा क्यों नहीं आएगा, साइन थीटा 1 के बराबर हो चुका है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जा चुका है, क्योंकि ओमेगा टी जो है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द EMF इंड्यूस इन एन AC जनरेटर। AC जनरेटर के अंदर EMF इंड्यूस होती है उसका फार्मूला। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके दो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने हैं। मोशनल EMF का एक न्यूमेरिकल है और एक AC जनरेटर का न्यूमेरिकल है, और इसके बाद जो है वो कुछ MCQs वगैरह जो हैं वो रिलेटेड जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। हाँ थीटा भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल वो ऐसी बात नहीं है, थीटा लेके भी चल सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी से अगर रिलेशन बनाने के लिए कह दे, तो थीटा और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। सर रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है ना, बिल्कुल। अगर ये मैं रोटेशन जो है वो इधर से करा रहा हूँ, ये मैं डायमीटर मान रहा हूँ, ये ऐसे इसके गिर्द घूम रहा है, ये सर्किल इसके गिर्द घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये ब्रेथ है। तो ब्रेथ को भी हाफ करोगे तो डायमीटर बन जाएगा ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2, ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2, तो वही आपका रेडियस होगा। स्लाइड पीछे करें। ठीक है जी, क्लियर है सारी चीज़ें। सर यानी जनरेटर है हमारे पास, उसमें ये होता है, बिल्कुल जो जनरेटर आपके पास मौजूद है घरों के अंदर, जो जनरेटर यूज़ हो रहा है उसके अंदर होता ही है, आपके पास जो मौजूद पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल जो है वो जब बर्न होता है तो उसकी बर्निंग जो है वो कॉइल को रोटेट करवाती है। वो जो कॉइल रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उससे ईएमएफ इंड्यूस होती है। वरना आपने अगर देखा हो इस सिर्फ इस कॉइल को रोटेट कराने के लिए तो सारी कहानी घूम रही है दुनिया में। आपने देखा वो जो विंड टरबाइन लगे होते हैं बड़े बड़े समंदरों के पास, तो वो हवा जब टकराती है किससे, उस विंड टरबाइन से, तो वो घूमता है, तो वो कॉइल उसके पीछे एक्चुअल में कॉइल घूम रहा होता है, कॉइल घूमता है, बिजली प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर आप देखें जो आपका जिसको हम कहते हैं डैम्स बनाए बिजली प्रोड्यूस करें, वो डैम्स क्या है, डैम्स जब पानी आके गिरता है ना पंखे के ऊपर, फैन के ऊपर, तो फैन पे जब पानी गिरता है तो फैन घूमता है, वहाँ पर भी उसके बैकग्राउंड में कॉयल रोटेट हो रहा होता है, कॉयल की रोटेशन से ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है। या फिर जो के इलेक्ट्रिक वाले मूव करवा रहे हैं कॉयल को, वो कैसे करवा रहे हैं, वो मूव करवा रहे हैं आपका न्यूक्लियर पावर से। तो हीट जो होती है वो न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करती है, उस हीट से वाटर आपका बॉयल होता है, बॉयल होकर वो एवोपरेट होता है, बॉयल होकर वो वेपराइज्ड होता है, वेपराइज्ड होकर वो पंखे से जाके टकराता है, पंखे को घुमाता है। सब जगह पे यही काम हो रहा है। आप हाथ से भी घुमा सकते हो, लेकिन हाथ से घुमाने में कितनी एनर्जी आपकी जाएगी, बहुत तेज़ उसको रोटेशन देनी होगी, तब जाके जो है ना वो आपका क्या है, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा जनरेटर जिसमें इंसान की मेहनत करनी पड़े, फिर फ़ायदा क्या है। ये किसी का भी इंजन लगा लो, बाइक का लगा लो, किसी का भी लगा लो, इंजन तो आप जनरेटर में बाइक का भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो बाइक भी तो घूमती है। बाइक भी, जब बाइक के अंदर आप डालते हो पेट्रोल, तो पेट्रोल क्या करता है, उसके टायर को घुमाता है ना, उस टायर के साथ आप कॉयल बांध दो, कॉयल को घुमा लो, कॉयल घूमेगा तो बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी। एसी से पहले वाली स्लाइड, एसी से पहले वाली स्लाइड थी आपकी इमोशनल ईएमएफ की, वो
सर इंजन में भी एसी जनरेटर लगा होता नहीं, इंजन के अंदर जो है ना आपका जो फ्यूल है उसकी वजह से आपका जो कॉयल है, कॉयल तो नहीं लगा होता, आपका टायर लगा होता है, टायर रोटेट हो रहा होता है। मैं कहता हूँ ना उस टायर की जगह आप एक कॉयल लगा लो, कॉयल को रोटेट करवा लो और उस रोटेटेड कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो वो वही बन जाएगा आपका एसी जनरेटर। ये थी पिछली स्लाइड, मोशनल ईएमएफ। ठीक है जी, अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, रिलेटेड टू द एसी जनरेटर टॉपिक है आपका। ठीक है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे हैं मतलब हाइब्रिड कार में इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड कार में इससे क्या ताल्लुक है, हाइब्रिड कार कहाँ से आ गई? हाँ हाइब्रिड कार में, हाँ वो उसके अंदर बैटरी होती है, बैटरी जो होती है ना वो रोटेट करवाती है उसको, टायर्स को। ठीक है। अच्छा खैर 12, यहाँ पे आपसे कहता है 100 टर्न्स कॉयल है, 100 टर्न्स कॉयल, इसका मतलब क्या हुआ, डेटा के अंदर सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए, 100। ठीक है जी। फिर आपसे कहता है इन अ जनरेटर, इसका मतलब पता चल गया ये एसी जनरेटर का सवाल हैज़ एन एरिया ऑफ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो एरिया है वो कितना है, वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर में लाने के लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो 2 मरतबा 100, ये कैंसिल हो गया, बाकी हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसकी वजह से हो गई -2 पावर, और ये मीटर स्क्वायर में चला गया। रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है बी इज इक्वल टू 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट बी द कॉइल रोटेट, हाउ फास्ट स्पीड को बोलते हैं, और स्पीड इसके अंदर क्योंकि रोटेशनल स्पीड होती है, इसमें ये तो नहीं ना जनरेटर को ज़मीन पे रखा और वो आगे चलना शुरू हो गया, इसमें तो एंगुलर स्पीड मालूम करनी होती है, तो ओमेगा जो है वो रिक्वायर्ड है। जब भी हाउ फास्ट का बोले तो समझ जाए स्पीड रिक्वायर्ड है, एंगुलर स्पीड जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड या फिर रोटेशन पर सेकंड। ठीक, 1 सेकंड में कितनी रोटेशन हो रही है आपने कैलकुलेट करना है। और कहता है मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब होता है ईएमएफ जो है वो आपकी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है, और वो कितनी है, 150 वोल्ट। ये आपका हो गया डेटा। तो डेटा में जब भी आप देखें कि मैक्सिमम की बात हो रही है तो फार्मूला लगेगा मैक्सिमम वाला, ई मैक्स इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो ई मैक्स के अंदर सिर्फ साइन थीटा भाग गया था, बाकी पूरा फार्मूला वही था, नवाब NAWB, नवाब साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा एलिमिनेट हो गया था, क्योंकि साइन थीटा 1 के बराबर होता है फॉर मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ओमेगा मालूम करना है, तो बाकी की चीज़ें डिवाइड में ले जाए तो क्या हो जाएगा, ई मैक्स डिवाइडेड बाय NAB इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 150 डिवाइडेड बाय एन कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ये तो खैर इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.06। इस पूरे को सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे लिखा है 500 रेडियन पर सेकेंड, तो यही होगा 500 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ है 79.6 रेवोल्यूशन, रोटेशन या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, कोई बता सकता है ये कैसे लेकर आए होंगे? हाँ, अगर हर क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा हुआ होता है तो यही यूज़ करेंगे, वरना अगर मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ होता ना तो फिर वो एंगल देता है, थीटा फॉर एग्जांपल 45 दे देगा, थीटा जो है वो 60 दे देगा, फिर आप खुद ही समझदार हो, यहाँ पे साइन थीटा वाला फार्मूला लगा लेना, मसला थोड़ी है। बाकी ये बताएं कि रेवोल्यूशन पर सेकंड में कैसे लिखेगी आप? फ्रीक्वेंसी से किस तरह, रिलेशन क्या है? एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई, पाई से नहीं 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन में होते हैं 2 पाई। तो अगर जर्नली आप बात करने के लिए जा रहे हैं रोटेशन वर्सेस रेडियन को,
तो एक रोटेशन में होते हैं आपके 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 पाई से डिवाइड कर लूँ, 2 पाई से डिवाइड करें इसे, तो रेवोल्यूशन पता चल जाएगी। ये आ रहा है 2 पाई से डिवाइड करने पे। तो रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने के लिए 2 पाई से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, पूरा वो 2 पाई घूमता है, 360 घूमता है ना, 2 पाई रेडियन घूमता है। क्लियर है? पाइफर के अंदर भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, वो देखिएगा। अच्छा जी, अगला न्यूमेरिकल फिर आप लोग सॉल्व करें, मोशनल ईएमएफ का न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल 14.10 है आपकी। रेवोल्यूशन पर मिनट में भी कन्वर्ट किया हुआ भाई, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, ये वाला सवाल कोई कौन करेगा? ये क्या चीज़ दी हुई है? लेंथ दी हुई है, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी कि वेलोसिटी दी हुई है। तो इंतहाई आसान सवाल है। ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या है? वी बी एल साइन थीटा। सब तो दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, साइन के साथ थीटा भी दिया। तो ईएमएफ निकालने में क्या मसला है? तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल को सॉल्व करके मुझे बताएं आंसर आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम आगे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्या आंसर आया? सॉल्व करके बताएगा कोई? उत्ते 216.5, यहाँ पे तो गलत लिखा। फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करा होगा आपने। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा था 100 से डिवाइड करके। सर नहीं आ रहा, अभी तो गलत आंसर आया है। तो यहाँ हो सकता है गलत लिखा हो। साइन 60 कितना होता है? 2.5 को साइन 60 से मल्टीप्लाई करना। 0.866।
सूरन 0.5 होना चाहिए। खैर जो भी है, बहरहाल वो आपका आंसर होगा, जो भी आ रहा है, ठीक है। फार्मूला क्योंकि यही। अच्छा जी, एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, अजान भी हो रही है। एमसीक्यूज जो हम चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट आपके हैं, पेपर के अंदर आते हैं। ये सारे पास पेपर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एमसीक्यूज है जो पेपर के अंदर आते हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि हमें पहले ऑब्जर्व करना होता है। अगर न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है या कोई कंडीशन बेस्ड है तो वो हमें सॉल्व करना है। तो बाकी रेक्टिफिकेशन वाले तो आपने जनरली खुद ही करने होते हैं। नोट्स जो है वो अपने सामने ला के रख लें, नोट्स के अंदर मौजूद हैं। जी नोट्स में है, ये नोट्स अपने सामने ला के रखें और टिक करते जाएं सही ऑप्शन। पहले कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? ई। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। ई डॉट वेक्टर एरिया ए। ई डॉट वेक्टर एरिया किसके बराबर होता है, कोई बता सकता है? पेज नंबर का आइडिया नहीं होगा बेटा, चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल है, बस याद रखो 12 चैप्टर के प्रॉब्लम हैं और एमसीक्यूज हैं, तो आपको 12 चैप्टर में मिल जाएंगे। ये बराबर होता है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका आंसर होगा, यानी कि दिस वन। द पार्टिकल ऑफ अ मास एम एंड चार्ज क्यू। मास एम है, चार्ज क्यू है, हेल्ड मोशनलेस बिटवीन द टू प्लेट्स। मोशनलेस हो गया है बिटवीन द टू प्लेट्स। आपको याद है एक न्यूमेरिकल हमने करा था 12.9, उसके अंदर हमने मोशनलेस की कंडीशन पढ़ी थी। मोशनलेस की कंडीशन क्या थी? अगर फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो बराबर हो जाए किसके? वेट के, तो चार्ज आपका मोशनलेस हो जाता है। फोर्स का फार्मूला क्या था? ई इंटू क्यू, ठीक है। और वेट का फार्मूला क्या होता है? एम जी। अब कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ से आपने ई का फार्मूला निकालना है, तो ई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। किसका फार्मूला बन गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन गया, यानी कि एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज को बोलते हैं, वोल्टेज आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो है ही स्केलर, क्योंकि देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज भी कोई इलेक्ट्रिक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इज। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइट है, और इस हाइट 10 मीटर की हाइट पे अगर मेरे पास 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट मौजूद है, मेरा नोट्स में ही चैप्टर नंबर 12 के निकालो ना, लास्ट में होगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1000 जूल है, ठीक है। अगर मैं इस मास और इस एम को, ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाऊँ और फिर आपसे पूछूँ बता इसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा एनर्जी में, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ऊपर लेके जाऊँगा या नीचे लेके जाऊँगा तो वर्क डन होगा और एनर्जी चेंज होगी। लेकिन उसी सरफेस पे इधर उधर मूव करवाऊँ तो वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वर्क डन का पता चलता है कि कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है उससे। तो एनर्जी तो वही 1000 जूल ही है, तो क्या पता चला क्या वर्क डन हुआ, ठीक है। आगे बोलता है ई एम एफ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 3 सेल। 3 बैटरीज हैं, 3 सेल हैं, उनको हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। तो बताएं वोल्टेज कितना होगा? पैरेलल के अंदर क्या चीज़ सेम होती है भाई? वोल्टेज। तो 2 वोल्ट ही होगा, चेंज क्यों होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, एन का फार्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाई ई। क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ई 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो एन बराबर हो गया 1 कूलम, कह रहा है 1 ऊपर आ गया, और ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹। तो आप इसको डिवाइड कर ले, 1 कूलम में पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई थिंक सो ये आंसर आएगा आपका, वेरीफाई कर लें आप लोग। उसने चार्ज नहीं पूछा, उसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एन मालूम करना है। चार्ज तो मुझे मालूम है 1.6 होता है। If the separation between the plates and the area of a parallel plate capacitor are doubled,
अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एंड एरिया, दोनों चीज़ों को डबल कर रहा है। तो हमें सबसे पहले कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखना होगा। कैपेसिटेंस का फार्मूला था एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अगली दफ़ा जो उसने कंडीशन दी है वो अप्लाई करनी होगी। तो कैपेसिटेंस बराबर हो गई इफ़ द एरिया इज़ डबल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाए, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, और 2 टाइम ही आपका डिस्टेंस हो जाए, एरिया और सेपरेशन दोनों डबल हो जाए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो पहले भी यही फार्मूला था, अभी भी यही फार्मूला, क्या चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ रिमेन्स द सेम। ठीक है, पेज नंबर 41 है भाई, अब्दुल राफे बता रहे पेज नंबर 41 है। आगे चलें। अच्छा जी, आगे आपसे कहता है डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू आइडेंटिकल चार्ज बाय 1/2। सेपरेशन को हमने 1/2 कर दिया, तो कह रहा है फोर्स कितनी हो जाएगी। तो देखिए दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है उसका फार्मूला दिया था कूलम ने, और वो था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब कह रहे हैं आर को हम हाफ कर दें, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय 2 कर दें और स्क्वायर एज इट इज़। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 यहाँ डिवाइड और ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो F क्या हो जाएगा, 4 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये तो पुराना रिटर्न हो गया, तो चेंज कितना आया, 4 का। तो इसका मतलब ये हो गया 4 फोल्ड हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल जो है कह रहा है अ बैटरी एंड ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इफ द करंट ड्रॉन आई फ्रॉम इट व्हेन द टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप्स वी इज गिवन बाय। तो टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा, तो ईएमएफ जो होते हैं वो टोटल वोल्टेजेस होते हैं, उसमें से जो इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस कर लो तो वोल्टेज बनते हैं। तो ये फार्मूला, टू कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। कितने हैं भाई, हाँ जी 1/2। 1/2 को उल्टा नहीं करोगे, 2 माइक्रोफैरड आंसर है भाई। 1/C का फार्मूला होता है, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो जब आपका जो आंसर आएगा अगर वो 1/2 आ रहा है तो C किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो इसका आंसर फिर 2 होगा। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अभी अभी हमने एक डेरिवेशन सॉल्व करी है कि वोल्टेज का जो फार्मूला हमने बनाया था वो बनाया था वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम किसके बराबर होगा, वोल्टेज के, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम वोल्ट लगाएंगे। इसके बाद ये आपने खुद करना है, ये इसका आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये भी आपने खुद करना है क्योंकि देखिए वही आ गया दोबारा, ये कैपेसिटर का आ गया, ये आपके पास वही चार्ज का आ गया, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसको ग्रेडियंट कर लीजिएगा बस। ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल आर होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 12 के MCQ सॉल्व हो गए। आप कोई सवाल वगैरह करना है तो आप कर लीजिए, बाकी क्लास जो है वो आज की एंड कर